और अगर आप आयुर्वेद के माध्यम से कोई हमारे पास स्टूडेंट आता है तो हम उसको फीस में कुछ कंसेशन का भी कुछ प्रावधान रखेंगे। अभी हमने सोचा नहीं है, लेकिन जैसी तो लास्ट टॉपिक सर, एएमओ मेडिकल ऑफिसर, इसके बारे में आप जी बताएं, क्योंकि अभी करंट ईयर में आपका 11th रैंक आया है यूपीपीएससी में, ऐसा मुझे जी पता चला। जी। तो ये एएमओ का हाँ, सिलेबस, आप बिल्कुल सही जानकारी है आप। तो जी तो एएमओ का सिलेबस जहां तक अगर बात करें तो एआईए पीजीटी के एग्जाम से एएमओ का एग्जाम कितना डिफर होता है, और इसके सिलेबस के बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, अगर आप AIPGT की तैयारी करते हैं तो आपका एएमओ के रिटन एग्जाम में इजीली सिलेक्शन हो जाता है। पहली चीज तो ये समझनी है, क्योंकि AIPGT का जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा सा रिटन एग्जाम का अच्छा होता है, थोड़ा सा अपर लेवल का होता है। एएमओ में उतना टफ पेपर नहीं बनाया जाता है, एक जनरल पेपर बनाया जाता है। लेकिन एएमओ में जीके के भी क्वेश्चंस आते हैं, कंप्यूटर के भी जीके के जीएस के क्वेश्चंस आते हैं वहां पर। तो जैसे मान लीजिए 150 क्वेश्चंस हैं या कहीं कहीं 120 क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें 20, तो उसका पेपर AIPGT की तुलना में सरल होता है। और अगर आपने AIPGT जैसा मैंने कहा उसकी तैयारी कर रखी है तो उसके रिटर्न में हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा होती हैं वहां पर, और एक सीट पर 5 लोगों को शॉर्ट आउट किया जाता है, शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, या 3 लोगों को किया जाता है। तो मान लीजिए अगर किसी स्टेट में 200 सीट्स हैं, 300 सीट्स हैं, तो उसमें 1000 लोगों की प्रोबेबिलिटी होती है कि उनको स्क्रीनिंग एग्जाम में बुलाया जाएगा। जैसे यूपी है, यूपी में 544 सीटों 544 सीट्स के लिए वहां पर रिक्रूटमेंट के लिए फॉर्म दिया गया था। बिल्कुल अब बिल्कुल। उसमें लगभग 1250 लोग वहां पर शॉर्ट लिस्ट किए गए थे। फिर इंटरव्यू अलग था, रिटर्न के बाद इंटरव्यू अलग था, और वहां इंटरव्यू 100 मार्क्स का था। तो रिटर्न के लिए तो आपको पढ़ना ही होता है, फिर इंटरव्यू की तैयारी आपको अलग से करनी पड़ती है, क्योंकि किसी किसी स्टेट में रिटर्न प्लस इंटरव्यू के मार्क्स जोड़े जाते हैं। किसी किसी स्टेट में केवल रिटर्न का जो मार्क्स होता है उसको स्क्रीनिंग रखा जाता है, इंटरव्यू के मार्क्स पे आपका सिलेक्शन होता है। तो बिल्कुल रिटर्न निकालने के बाद भी आपको इंटरव्यू के लिए अच्छे से प्रिपेयर होना पड़ता है, और वो तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा जब आपने मेहनत की होगी। बिल्कुल सर। तो तो किसी भी स्टेट का जो एमओ का पेपर होता है वो पीजी की तुलना में सरल होता है। तो सर, क्या ये केवल स्टेट के द्वारा ही किया जाता है, या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी एएमओ का पद पे बहाली की जाती है? हाँ, यूपीएससी से भी, जो यूनियन पब्लिक सर्विस यूनिफॉर्म। कमीशन है दिल्ली में, वहां से भी पोस्ट निकलती हैं, हर साल निकलती हैं या दूसरे तीसरे साल निकलती हैं, बट वहां नंबर ऑफ पोस्ट कम होती है। वहां 10 सीटों के लिए, 20 सीटों के लिए, 30 सीटों के लिए ऐसे वैकेंसी आती है, मतलब एकदम से 100-200 सीट्स के लिए रिक्रूटमेंट नहीं होता है। तो ये जो चांसेस हैं स्टेट लेवल के एग्जाम्स में, इसमें इजी होता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और जैसा आपने कहा कि आपकी 11th रैंक आई, तो वो किस तरह से, मतलब 521 लोगों की फाइनल लिस्ट आई 521 की, उसमें उत्तर प्रदेश में मेरा 11th 11th रैंक है। रैंक है। तो होता क्या है, देखिए जैसे मेरा इंटरव्यू था, तो हम्म। इंटरव्यू में केवल आपका नॉलेज नहीं देखा जाता है, ओवरऑल आपका कॉन्फिडेंस देखा जाता है, आपका प्रेजेंटेशन देखा जाता है। और जैसे मैं बता दूं कि मेरी रैंक का कारण क्या रहा है, एक तो जीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वहां पे 2 लोग बैठते हैं इंटरव्यू में, एक आईएएस ऑफिसर बैठते हैं, एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट बैठते हैं। तो जब सबसे पहले आप पूछते हैं तो आपसे जो क्वेश्चनिंग होती है वो ऑफिसर से होती है, वो आपसे सवाल पूछते हैं। तो मुझे ये पता था कि न्यूज़पेपर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैंने इंटरव्यू के 10 दिन पहले पूरा न्यूज़पेपर यूपी का, क्योंकि मैं उत्तराखंड में था, यहाँ से गया तो मैंने वहां पेपर रखवा रखे थे, उसको पढ़ा। एग्जाम के 2 घंटे पहले भी हमने न्यूज़पेपर पढ़ा, और 2-3 न्यूज़पेपर लिए, और एक तरह से मैंने उनको शॉर्ट नोट्स बना के याद कर लिया कि अगर मुझसे लोकल कोई न्यूज पूछते हैं, स्टेट की कोई पूछते हैं, इंटरनेशनल कोई न्यूज पूछते हैं, इवन एडिटोरियल में क्या लिखा हुआ है, एडिटोरियल में जो लिखा है उसको भी पढ़ना है। और जो हेल्थ से रिलेटेड कोई स्कीम चल रही है, कोई प्रोग्राम चल रहा है, उससे रिलेटेड यूपी में क्या चल रहा है क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जो ऑफिसर थे उन्होंने शुरू के 2-3 सवाल किए, और जब तीसरा सवाल किया उन्होंने, तो वही सवाल किया जो मैं 1 घंटे पहले न्यूज़पेपर में पढ़ा हुआ था।
और जैसे ही मैंने उनको रिप्लाई किया उस क्वेश्चन को, तो उसके बाद उन्होंने मुझसे अगला क्वेश्चन नहीं पूछा। उनको इस चीज का वो एश्योर हो गए कि ये एमडी आयुर्वेद में 4 साल 5 साल से फैकल्टी हैं और रिटर्न में इनके मार्क्स हैं, तभी यहाँ इंटरव्यू में आए हैं। और जो व्यक्ति 1 घंटे पहले न्यूज़पेपर की न्यूज पढ़ के आया हो इंटरव्यू देने, 9 बजे से इंटरव्यू की कॉल थी और 8 साढ़े 8 बजे मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा हुआ था, उतने से ही पूरा इंटरव्यू। तो उन्होंने भी सब्जेक्ट से रिलेटेड चीजें पूछी। तो सब्जेक्ट में ये तो मैं नहीं कह सकता कि गुरुजनों के सामने हमारा कमांड है, लेकिन हमने प्रयास किया सेटिस्फाई करने का अपने बोर्ड को, और वो सफलता की बात रही हमारी। बिल्कुल। तो आपने बहुत अच्छे ढंग से हर पहलुओं पर अपनी बात रखी। तो आज आप संवाद में हम लोगों ने डॉक्टर बीएम त्रिपाठी सर को सुना और सर ने कई पहलुओं पे बात की और कई ऐसे महत्वपूर्ण सुझाव दिए जो कि आयुर्वेद क्षेत्र से जुड़े प्रतिभागियों के लिए, छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी हैं और भविष्य में भी छात्रों के लिए ये बातें बहुत कारगर रहेंगी। तो आपदा आयुर्वेद को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह की मीटिंग करने के लिए। और आपदा आयुर्वेद को कभी भी मेरी किसी भी तरह की आवश्यकता होती है, हालांकि मेरा शेड्यूल थोड़ा बिजी रहता है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए समय निकालूंगा। स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए, कोई मार्गदर्शन देने के लिए, कभी भी मेरी जरूरत हो, मैं आपदा आयुर्वेद के लिए हमेशा अवेलेबल रहूंगा। और एक बार पुनः सबसे यही कहना चाहूंगा कि आपको जो कुछ भी करना है जीवन में, पहले डिसाइड करना है। आपको पहले अपना गोल डिसाइड करिए। कहते हैं कि जैसा आदमी सोचता है वो वैसा करता है और फिर वैसा ही वो बन जाता है। तो सबसे पहले सोचना आपको है, आपको पीजी करना है ये आपको डिसाइड करना है, आपको एमओ बनना है ये आपको डिसाइड करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है ये आपको डिसाइड करना है। और फिर उसके रास्ते आपको मिलते चले जाएंगे, जिंदगी में लोग आपको सिखाने वाले मिलते चले जाएंगे। आपकी प्रवृत्ति होनी चाहिए उस तरफ। श्रद्धावान लभते ज्ञानम हमारा शास्त्र कहता है। और जब आपके अंदर पढ़ने के प्रति श्रद्धा होगी तो आपको पढ़ाने वाले लोग मिल ही जाएंगे। उसके लिए आपको हम्बल होना पड़ेगा, ओबीडियंट होना पड़ेगा, वेल डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा। जीवन में बिना अनुशासन के कुछ हो ही नहीं सकता है। तो ये सारी चीजें, क्वालिटीज डेवलप करनी पड़ेंगी। और मैं तो ये नहीं कहता कि मैं बहुत सफल व्यक्ति हूँ आयुर्वेद में या कहीं भी, लेकिन आप मुझसे या मुझ लोगों से आगे जा सकते हैं। ये कोई अपर लिमिट या फुल स्टॉप नहीं है, ये माइलस्टोन्स हैं, आप इनके आगे जा सकते हैं। और आप सब लोगों के लिए मैं भगवान धन्वंतरी से यही प्रार्थना करूंगा कि खूब अच्छे से मेहनत करें, खूब पढ़ें, क्योंकि अगर एक भी स्टूडेंट आगे जाता है आयुर्वेद का, तो आयुर्वेद आगे जाता है। मतलब आयुर्वेद से जुड़ा हुआ एक भी आदमी आगे जाएगा तो आयुर्वेद आगे जाएगा। तो इसलिए आप लोग मेहनत करें। आपके कंधे पर, स्वयं मेरे कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं अपनी फील्ड को आगे ले जाने के लिए, आयुर्वेद के डेवलपमेंट में। तो हम सभी को आगे आना होगा और खूब मेहनत करें। और एक बार पुनः आपदा आयुर्वेद का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस सेशन में अपने साथ जोड़ने के लिए। नमस्कार। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद।